नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही ज़ोर-शोरों से कर रहे होंगे। हालाँकि ये सिर्फ़ मैं उम्मीद कर सकता हूँ, वास्तविकता क्या है ये आप लोग को भी पता है कि आप लोग घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करना भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप लोग शायद वैसा कर रहे होंगे तभी तो उम्मीद भी कर रहे हैं। तो मेरे उम्मीद पे भी आप लोग खरे उतरने का प्रयास करें और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से करें क्योंकि देखिए एक बार जो समय निकल जाता है, वो फिर लौट के आता नहीं है, ठीक है? आप खुद थोड़ा-सा ये सोच करके देखिए कि आप जिस समय 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ रहे थे, क्या आज आप सोच के भी देखिए कि अगर आपको मन किया कि आज जा कर के वहाँ बैठ कर के पढ़ें, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो समय निकल चुका। तो ये समय बहुत ही बलवान होता है क्योंकि एक बार जब समय निकल जाता है, तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो सही समय पर सही डिसीज़न लेना ये सीखना चाहिए, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको कोई मोटिवेट करे तभी आप मोटिवेट होंगे। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है, जो किसी को मोटिवेट कर सके। क्योंकि मेरे भाई मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने खुद मतलब अपने आप से अगर मोटिवेट नहीं होता है, तो वो किसी से नहीं हो सकता है। अपने घर की परिस्थितियों को देखकर अगर मोटिवेट नहीं होता है, तो वो किसी से भी मोटिवेट नहीं हो सकता है। अपने आस-पास हो रहे बदलाव को देख कर के अगर वो मोटिवेट नहीं होता है, तो फिर किसी चीज़ से वो मोटिवेट नहीं हो सकता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इंसान को अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उससे मोटिवेट होना चाहिए, अपने आस-पास समाज में हो रहे परिवर्तन को देख कर के मोटिवेट होना चाहिए और अपने आप में उस बदलाव को लाने के का प्रयास करना चाहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और मोटिवेशन यार किसी से क्या होना है? जो व्यक्ति खुद से नहीं हुआ, वो किसी और से क्या होगा? मैं उस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो को देख कर के मोटिवेट नहीं होना चाहता हूँ, जो मुझे क्षणिक मोटिवेट करे। बात समझ में आ रही है? वैसा वीडियो जिसको मैं देख कर के क्षणिक भर में मोटिवेट हो जाता हूँ और अब बहुत से लोगों को देखे होंगे कि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत व्हाट्सएप पे इतना सारा मतलब स्टेटस लगा देते हैं, अपनी आर्मी का हो या स्टडी का हो, जो भी हो, मतलब इतना सारा लगाते थे जैसे कि मान लो कि अब उसके अंदर उस मतलब पूरा सवार हो गया है भूत, कि अब तो पूरा क्रैक करके ही छोड़ेंगे। तो देखो भाई, वो क्षणिक मोटिवेशनल होता है, ठीक है? क्षणिक मोटिवेशन वीडियो होता है, जिसको देख कर के आप क्या करते हैं, क्षणिक भर उसका मतलब यूटिलाइज़ करते हैं, उसके बाद आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपके पास देखिए मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपके तब तक साथ रहे जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, ठीक है? तो वैसे मोटिवेशनल वीडियो को अपने पास रखिए और इंसान सबसे बेहतरीन अगर किसी चीज़ से मोटिवेट हो सकता है, तो वो अपने आप से हो सकता है, सेल्फ से हो सकता है, खुद से हो सकता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें से हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ लिया था, ठीक है? और आज उन्हीं को आगे बढ़ाएँगे। तो दोस्तों एक बार क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, उसको एक बार थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि जब हम आगे की चीज़ों को पढ़ें, तो वो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति कहते किसको हैं? तो दोस्तों उसमें क्या था, उसका परिभाषा क्या हमने बताया था कि जब संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, अर्थात संख्या पद्धति कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि उसका क्लासिफिकेशन किया गया था, संख्याओं का वर्गीकरण। तो उसमें सबसे पहले आया था सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को भी 2 भागों में बाँटा गया था। एक तरफ आपका था वास्तविक संख्या और दूसरी तरफ काल्पनिक संख्या था, ठीक है? वास्तविक संख्या की बात करें सबसे पहले काल्पनिक संख्या की बात करें तो काल्पनिक संख्या आई को कहा जाता था, ठीक? आई को, इसमें आई का वैल्यू क्या होता था, तो आई बराबर रूट अंडर -1। जब वही आई का जब हम वर्क करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, -1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आपसे ये ऐसे पूछता है कि अगर आई एक काल्पनिक संख्या है तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो -1, ये आप याद रखेंगे। दूसरा चीज, काल्पनिक संख्या से कौन सा प्रश्न और पूछा जा सकता है, तो उसमें एक पूछता है कि एक जैसे दे देगा कि आपको काल्पनिक संख्या, ठीक है? और उस काल्पनिक संख्या के अगर संयुग्मित संख्या से जब हम उसमें गुणा कर देते हैं, तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ये भी हमने बताया था कि a प्लस आईबी अगर कोई काल्पनिक संख्या है, तो उसका संयुग्म अर्थात कॉन्जुगेट कौन-सा होगा, तो ए माइनस आईबी। अगर a प्लस आईबी कोई काल्पनिक संख्या है, a प्लस आईबी, तो इसका संयुग्म क्या हो जाएगा, a माइनस आईबी हो जाएगा। और जब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एक कैसा नंबर, तो रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो वास्तविक संख्या था उसे भी 2 भागों में बाँटा गया था। वास्तविक संख्या को भी कितने भागों में? 2 भागों में बाँटा गया था। एक था उसमें दशमलव और दूसरा था उसमें पूर्णांक, इंटीजर।
क्या था, दशमलव। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। दस, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लें वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में उन सारी संख्याओं को रखा गया था, जैसे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, उसके बाद से रूट में, उसके बाद से जो फ्रैक्शन में था, भिन्न में, उन संख्याओं को भी रखा गया था। जो डेसिमल में था, दशमलव में 0.25 इस तरीके से, या फिर 0.3473 के ऊपर रेकरिंग लगा हो तो उन संख्याओं को भी आपको रखा जाता है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। मेरे कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या में वो सारी संख्याएं आ जाती है केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। फिर हम लोगों ने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, एक तरफ बांटा आपको दशमलव और दूसरा पूर्णांक। फिर हम लोगों ने दशमलव में क्या देखा कि दशमलव में उन सारी संख्याओं को रखा जाता है जो एक दशमलव संख्या के बाद जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया था, एक था शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में उस संख्या को रखा गया था जो दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम के बाद जाने के बाद संख्या क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, समाप्त हो जाए, अर्थात कहने का मतलब है उस संख्या में पूरी तरीके से विभाजन की प्रक्रिया सफल हो जाए। उन संख्याओं को हम क्या कहते थे, शांत दशमलव। और प्रत्येक शांत दशमलव को हम क्या कहते थे, परिमेय संख्या। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई शांत दशमलव है, जैसे मैं बात करूं कि 0.25, तो 0.25 ये क्या है, टर्मिनेट हो चुका है, तो ये आपका शांत दशमलव में आएगा। और जब ये शांत दशमलव को जब फ्रैक्शन में हम लोग बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। क्योंकि ये दशमलव हटाएंगे पॉइंट, तो यहाँ से दो स्थान है तो डबल जीरो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का मतलब कितना, p/q। और p/q के रूप में अगर किसी संख्या को लिखा जाता है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, आपका रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम ये कह सकते थे कि जितने भी जितने भी शांत दशमलव के आने वाले संख्याएं हैं शांत दशमलव में, वो सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अशांत दशमलव को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा। क्योंकि अशांत दशमलव में दो संख्या, दो एग्जाम्पल मैंने बताया था। एक वैसी संख्या जो दशमलव के बाद, ठीक है, जो दशमलव के बाद एक क्रम के बाद जाने के बाद संख्याओं को क्या करता है, वो रिपीट करना शुरू कर देता है। एक तो पहला एग्जाम्पल था अशांत दशमलव में। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था कि दशमलव के बाद कोई भी अंक जो है अपने स्थान को मतलब रिपीट नहीं करता है, अर्थात संख्याओं को रिपीट नहीं करता, और वो संख्या अनंत तक चलती जाती है। दोनों में अनंत तक जाता है, लेकिन एक में संख्या रिपीट करता है, दूसरे में रिपीट नहीं करता है। तो दोनों के दोनों संख्या अशांत दशमलव में आती है। अब अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया था, एक आवर्ती दशमलव और दूसरा अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव में हम उन संख्याओं को रखते हैं जो दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम के बाद अपनी संख्याओं को क्या करे, वो रिपीट करना शुरू कर दे, अर्थात दोहराना शुरू कर दे। तो हम उन सारी संख्याओं को रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि 0.3473, ठीक है, 73 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0.34 के बाद ये 73 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, और ये संख्या अनंत तक जा रही है। तो इस संख्या को बार बार ना लिख करके हम एक बार जो संख्या रिपीट करना शुरू कर रहे हैं वहीं से सिर्फ एक बार उसको लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आवर्ती दशमलव, इसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल। और दूसरा क्या था आपका अनावर्ती दशमलव, जिसको नॉन रेकरिंग कहा जाता है, नॉन रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है, या फिर उसे ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। इसको रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है, उसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। अब उसका एग्जांपल हमने क्या बताया था कि अगर कोई 0.7349872165 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, आप देख रहे हैं कि इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी संख्या किस में आ जाएंगे, आपका अनावर्ती दशमलव में। लेकिन ये क्या कहलाएंगे, ये आवर्ती दशमलव। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दोस्तों, जितने भी अनावर्ती, जो भी आवर्ती दशमलव की संख्या है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो रेकरिंग वाले संख्याएं होती हैं। तो रेकरिंग वाले संख्याओं को हम भी उसको भी रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि 0.6 है, ठीक है, 6666 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, तो ये संख्या क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद 6, ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। और ये जो रेकरिंग है ये किस में आ जाएगा, ये संख्या ये आपका आवर्ती दशमलव में आ जाएगा। और आवर्ती दशमलव को मैंने क्या बोला कि उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, अर्थात भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और 6 के ऊपर रेकरिंग है, एक 6 के, अर्थात एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो इतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 6/9 हो गया। जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 6, ठीक है, और फिर 3 × 9, यानी 2/3 आ गया। और 2/3 को हम क्या लिख सकते, क्या बोल सकते हैं, p/q के रूप में है। और जब कोई संख्या p/q के रूप में आ जाए तो उसी संख्या को तो कहते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आवर्ती दशमलव वाले संख्याएं होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वास्तविक संख्या को पुनः दो भागों में बांटा गया था। एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ लेकिन वहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वैसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या को उस संख्या को कहा जाता है जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब बात करें कि थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2/7 भी ले सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं। पाई की बात करें तो पाई एक कैसा संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या पाई की बात करें तो पाई का जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 को हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन पाई की जहां बात आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसे ही रूट के अंदर आने वाली संख्या जैसे √2, √5, √7, ये सारी की सारी संख्या कैसी है, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं कि जितने भी परिमेय संख्या है, जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है परिमेय संख्या है, वो सारे के सारे क्या किस में आ जाएंगी, तो दोस्तों वो वास्तविक संख्या में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वास्तविक संख्या में। जितने भी रेशनल नंबर है वो किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। और जितने भी अपरिमेय संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या है वो भी किस में आएंगे, वो भी वास्तविक में आएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वास्तविक संख्या है, एक सेकेंड, मैं वेन डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये वास्तविक संख्या है, बड़ा वाला वास्तविक संख्या, ठीक है, तो इसके अंदर दो गोले होंगे। एक तो होगा आपका रेशनल नंबर और दूसरा नंबर होगा इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, ये दोनों के दोनों वास्तविक संख्या में आएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे वास्तविक संख्या रेशनल नंबर हो सकता है। अगर ऐसा कहना हुआ तो वो कथन गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता, उसी तरह सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे परिमेय संख्या और सारे के सारे अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन ना ना परिमेय संख्या वास्तविक, ना परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए और इस जो भी वास्तविक संख्या है उसमें इन दोनों को क्या किया गया है, अलग रखा गया है। वास्तविक संख्या में दोनों को अलग रखा गया, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्या को भी आगे चल के दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका भिन्न होता है और दूसरा हो जाता है आपका कौन सा, पूर्णांक हो जाता है। तो भिन्न को तो नॉर्मल आपको सबको पता है कि भिन्न किसको कहते हैं, जब हम किसी से भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न कहते हैं। फिर हम लोगों ने धनात्मक कह रहे हैं, पूर्णांक को दो भागों में बांटा था। पहला धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या उन सारी संख्याओं को कहा जाता है, ठीक है। धनात्मक संख्या जिन संख्याओं के पहले क्या हो, धनात्मक चिन्ह हो, उसको धनात्मक संख्या। जिन संख्याओं के, या फिर कह सकते हैं कि वो सारी धनात्मक संख्या या फिर वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लग जाए उसके क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जिस संख्या के आगे माइनस का साइन लग जाए वो ऋणात्मक संख्या, जिसके पहले प्लस का साइन हो वो धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया था। धनात्मक संख्या जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा था आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए जीरो जो है, जीरो कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। जीरो, शून्य कौन सी संख्या, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जीरो जो है शून्य
ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बल्कि ये कैसी संख्या है, तो एक पूर्णांक है। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ना ये धनात्मक में जाता है ना ही ऋणात्मक में जाता है, ठीक है, ये बीच में ही रह जाता है। यही कारण है कि इसको पूर्णांक माना गया है, इसको ना ऋणात्मक माना गया है ना ही धनात्मक संख्या माना गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब बात करते हैं, देखिए नेचुरल नंबर। जो धनात्मक संख्याएं थी उनको दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ तक की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज पूर्ण संख्या की बात करें तो जब प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को हम शामिल कर लेते हैं, कितना को, जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या को ही क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि देखिए ये तब तक पूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें जीरो नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, केवल क्या होता है, आपका वन होता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन होता है, ठीक है, इसमें जीरो नहीं होता। जब इसी के आगे जीरो हम लगा देते हैं तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। अब ये संख्या क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या, क्योंकि एक अब इसके आगे बात करें तो प्राकृतिक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है, और भाज्य संख्या की बात करें तो उसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, उसे समष्टि संख्या भी कहा जाता है, या उसे ही इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या तो इसे दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था आपका, प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है, अभाज्य संख्या, और दूसरा था आपका भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका दो होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, दो होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमको बता दीजिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो क्या है, एक सम संख्या है। तो क्वेश्चन आपका क्या बना कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, दो। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगा आपका तीन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तीन। और पूरे अभाज्य संख्या की अगर बात करें ना, तो पूरे अभाज्य संख्या में एक दो को छोड़ करके, अब जैसे जैसे हम आगे ढूंढते चलते हैं अभाज्य संख्याओं को, तो आपको केवल एक दो ही ऐसा संख्या दिखेगा जो आपको एक सम नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कोई भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि पूरे अभाज्य संख्या में इकलौता दो ही ऐसा है जो एक सम संख्या है, ठीक है, और वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या, इस बात का याद रखेंगे कि इकलौता अभाज्य संख्या में इकलौता ऐसा संख्या है जो क्या है, सम संख्या है, और क्या है, वो प्राइम नंबर भी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करें विषम संख्या, तो आगे विषम संख्या बहुत सारी मिल सकती है, ठीक है, और मिलेंगे भी, 17 मिलेगा, ठीक है, आपको 23 मिलेगा, ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है, और वो प्राइम नंबर भी है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि पूरे अभाज्य संख्या में इकलौता सम संख्या कौन सा है, दो है, और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इस चीज को याद रखेंगे। वैसे ही भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो सारी की सारी संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। जैसे हम बात करें चार की, तो चार क्या है आपका, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, ठीक है, ये देख रहे हैं कि तीनों को तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या में चला गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सबसे छोटी अगर बात करें कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है, मतलब इवन नंबर, ठीक है, इवन की बात करूं, सम की बात करूं, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा चार हो जाएगा। क्या होगा, चार हो जाएगा। इसके अलावा और भी संख्याएं मिलेंगी, लेकिन सबसे छोटी मैं पूछा, ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सॉरी, सम भाज्य संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटा, तो चार हो जाएगा, सबसे छोटा चार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में और चीजें जान लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ दें कि एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर 100 तक
ठीक है, 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 25। ठीक है, तो ये था 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 25। आगे है, मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है, आपका जवाब क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, कितने होते हैं, 15 होते हैं 1 से लेकर के 50 तक। जबकि बात करें 50 से लेकर के 100 तक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इन चीज़ों को निकाल दें जल्दी। ठीक है, या तो फिर आप इसको याद रखें, नहीं तो फिर आपको एक एक करके निकाल करके काउंट करना पड़ेगा, और याद रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। याद रहेगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, टिक कर देंगे, 25 होता है। फिर पूछता है कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, तो 15 होता है। जबकि 50 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती है, तो 10 होता है। ये अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमें ये बताइए कि वन जो है, ठीक है, वन क्या है, वन की मैं बात करूं, ठीक है, तो वन जो है, क्या ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, या फिर भाज्य संख्या है, या फिर ये एक पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर, या फिर कंपोजिट, या फिर प्राइम नंबर है। इन तीनों में से वन क्या है, इन तीनों में से वन क्या है, एक और ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर, ये हो गया ए नंबर ऑप्शन, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है, और एक ई ऑप्शन में हम दे देते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ई। तो ए के बारे में, वन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वन जो है ना ही अभाज्य संख्या है, वन ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या ये कहता है कि वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या हो सकता है। तो वन तो केवल वन के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं होगा, किसी और संख्या से विभाजित ही नहीं हुआ, तो ये तो केवल एक ही संख्या से, सेल्फ से, मतलब खुद से कट रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या की परिभाषा को परिपूर्ण नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या में तो जाएगा नहीं। और दूसरे में चलते हैं भाज्य की बात करें, तो भाज्य ये कहता है कि वैसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। यहाँ पे तो ये दो से कट नहीं रहा, तो बताइए आप, तीन से कहाँ से कटेगा, चार से कहाँ से कटेगा, यानी इसके पास केवल एक ही संख्या वन है जो खुद को ही खुद से काट सकता है, बाकी और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वन जो है ना ही अभाज्य संख्या है और वन ना ही भाज्य संख्या है, तो ये दोनों में तो आएगा नहीं। तो बात करें वन की, बात करें तो वन आखिर है क्या, तो वन एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर संख्या है। और इंटीजर में भी हम उस टाइम पढ़ाए थे आपको, उस समय बताए भी थे और आज भी बताए हैं कि पूर्णांक को हम लोग क्या दो भागों में बांटे थे, एक धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक में हम सारी उन पॉजिटिव नंबरों को अलग कर दिए थे और ऋणात्मक में उन सारे नेगेटिव नंबर को अलग कर दिए थे। बीच में क्या बचा था आपका, जीरो बचा था। इस लाइन पे समझिए कि ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जीरो, ठीक, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, डॉट डॉट, ठीक है। वैसे ही जब यहाँ आते हैं तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और डॉट डॉट ये आगे तक चलता जाता है इन्फिनेटिव तक। ठीक है, ये भी इन्फिनेटिव तक और ये भी इन्फिनेटिव तक, ये इन्फिनेटिव माइनस तक जाता है और ये प्लस तक जाता है। ठीक है, तो इस बात का याद रखेंगे। तो जितने भी प्लस वाले संख्याएं हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे के सारे क्या कहलाए थे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाए थे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाए थे।
ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहलाए थे। जबकि बात करें जो ऋणात्मक संख्या है उनको क्या बोला गया था, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया था। लेकिन ये जो जीरो है ये बीच में बच गया था और इसको हम लोगों ने क्या बोला था कि ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है। और ये साथ ही साथ सम पूर्णांक भी है। ये कैसे है हम जस्ट आगे बताएंगे, ठीक है। पहले आप इस चीज को समझ ली, उम्मीद करते हैं। तो आगे चलते हैं और जीरो को भी ये समझते हैं कि आखिर ये सम पूर्णांक है कैसे। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक हो गया, ठीक है, इंटीजर। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। और दूसरा है आपका विषम संख्या, जिसको हम कहते हैं ऑड। पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है, एक इवन और दूसरा विषम संख्या, मतलब सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या की बात करें तो सम संख्या में आपका क्या आ जाएगा, वैसी, अगर सम संख्या की परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे बात करें पहला सम संख्या की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। विषम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होती है, वो सारी की सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद से 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब बात करते हैं कि जीरो, ठीक है, इसमें एक जीरो आ जाता है। ये जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो दोस्तों इसको सम संख्या में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, सम संख्या में। ऐसा क्यों, तो हम अभी कुछ चीज आपको बताएंगे, ठीक है। वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जीरो आखिर सम संख्या क्यों है, ठीक है, और जीरो सॉरी निगेटिव संख्या क्यों नहीं है, मतलब विषम संख्या, सॉरी विषम संख्या क्यों नहीं है, एक सम संख्या ही क्यों है जीरो। तो जैसे अब बताएं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम कभी दो संख्याएं ले लेते हैं, 2 और +4। आपने क्या देखा कि ये 2 है, एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, और 4 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो दोनों सम संख्या है, तो जब इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें कैसा संख्या प्राप्त होता है, संख्या 6 प्राप्त होता है। और 6 भी क्या है, आपका सम है। यानी आपने क्या देखा कि जब आप सम, ठीक है, सम में सम को जोड़ते हैं, अर्थात इवन में इवन को जब जोड़ते हैं तो आपको एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहां से हमारा पहला क्या बना, पहली चीज कि जब हम सम संख्या में सम को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो एक सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। दूसरी बात करें तो जब हम, अगर मान लेते हैं कोई संख्या हम विषम ले लेते हैं 1, और इसमें हम क्या करते हैं, एक विषम संख्या को शामिल कर लेते हैं, एक और 3, यानी ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, 4। और 4 एक कैसी संख्या है, तो कहेंगे मेरे दोस्त ये सम संख्या है। तो आपने क्या देखा कि जब हम विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या प्लस विषम, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो इसको क्या मिलता है, सम संख्या प्राप्त होता है। कुछ आ रहा है बात समझ में, जब सम को सम में जोड़ते हैं तो सम मिलता है, जब विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं तब भी सम मिलता है। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि हम एक संख्या सम ले लेते हैं और दूसरा संख्या एक विषम ले लेते हैं, एक सम ले लिए दूसरा विषम ले लिए, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 3। यानी 3 एक कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है, जब किसी सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या मिला कि जब हम किसी सम संख्या में किसको जोड़ते हैं, विषम संख्या को जोड़ते हैं, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे जीरो को चेक करते हैं। एक और चीज, ये तो हो गया। अब जीरो को थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर हम जीरो को मान लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हम जीरो को मान लेते हैं कि विषम संख्या है, ठीक है, जीरो को अगर मान लेते हैं कि विषम संख्या है
और जब हम इसमें कोई सम विषम जोड़ दें तो विषम का मतलब 1, ठीक है। तो जब हम 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें कैसा संख्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम 0 को ही विषम मान लेते, 0 को विषम मान लेते हैं तो 0 एक विषम संख्या होगा और 1 भी एक विषम संख्या हो गया। जब हम विषम में विषम को जोड़ते हैं तो हमें कैसा संख्या प्राप्त होना चाहिए, विषम में विषम को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कैसा संख्या प्राप्त हो गया, 1, और 1 है कैसा, एक, ये एक विषम संख्या है। जबकि हमें कैसा सा संख्या मिलना चाहिए था, सम संख्या मिलना चाहिए था, क्योंकि विषम में जब विषम को जोड़ते हैं तो हमें सम प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि विषम में विषम को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कैसा प्राप्त हो रहा है, एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, जो कि गलत है, कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 0 क्या है, एक विषम संख्या नहीं है। क्योंकि अगर ये विषम संख्या होता तो 1 तो विषम संख्या, ये तो कंफर्म है, लेकिन 0 अगर विषम संख्या होता तभी हम इसमें विषम में विषम जोड़ते तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक विषम संख्या प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 एक विषम संख्या ना होकर के बल्कि एक सम संख्या है, ठीक है। अब सम पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में सम भी है कि नहीं है। अब सम संख्या की बात करें तो मान लेते हैं, पहला ले लेते हैं, तो पहला अगर मान लेते हैं कि 0 को हम सम मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा उसमें कोई सम संख्या जोड़ देते हैं, जैसे 4, एग्जाम्पल के लिए 4 आप जोड़ दीजिए। तो जब हम 4 को जोड़ेंगे तो इसमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा, 4, और 4 एक कैसी संख्या है, सम संख्या प्राप्त है। यानी आप ये देख रहे हैं कि जब हम किसी सम संख्या, जब 0 को हम सम संख्या मान लेते हैं, ठीक है, तो 0 अगर सम संख्या है और उसमें हम किसी सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या प्राप्त होता है। जहां से पहले से समीकरण से आपको ये क्लियरफाई हो रहा है, मतलब संतुष्ट हो रहा है, ठीक है, कि सम संख्या में जब सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर हुआ कि 0 एक कैसी संख्या है, तो मेरे भाई सम संख्या है। कैसा संख्या है, सम संख्या प्राप्त, सम संख्या, ठीक है। तो अब कभी ये मत भूलिएगा, ठीक है, कि 0 एक विषम संख्या है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि 0 मतलब है क्या, विषम है या सम है। अगर कभी भी आपको ये कंफ्यूजन भी होना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप 0 को 2 मिनट के लिए मान लीजिएगा कि माना कि 0 चलिए सम ही है, तो सम में विषम को जोड़ के देख लीजिएगा क्या संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर भूल भी गए इनकेस तब मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये भूलना नहीं चाहिए कि 0 एक इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। एक सेकंड मेरे भाई, इसको सूख जाने दीजिए, सूखा नहीं है। अब चलिए एक और चीज देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, ऐसा कि एक संख्या सम ले लेते हैं, ठीक है, एक संख्या सम ले लेते हैं और दूसरा एक संख्या एक और सम ले लेते हैं। यानी दोनों और दोनों का दोनों संख्या सम है, लेकिन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, गुणनफल वाला। इसके पहले प्लस वाला था, इसके और इस बार गुणनफल वाला आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि जब हम किसी सम संख्या में सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8, और ये 4 दूनी 8 हो गया, और 8 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। यानी आपने क्या देखा कि जब हम किसी सम संख्या का सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां से आपका पहला क्या बना, आपका कि जब हम किसी सम संख्या में सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। इवन नंबर के साथ जब हम इवन का गुणा करते हैं तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है, इस बात का आप याद रखेंगे। वैसे ही बात करें कि एक संख्या हम सम ले लेते हैं और दूसरा संख्या हम एक विषम ले लेते हैं। 4 कैसी संख्या, सम संख्या, 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। तो जब 4 और 3 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, 12 होता है, 4 3 12 होता है, ठीक है। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 एक कैसी संख्या है, तो 12 एक सम संख्या है। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी सम संख्या के साथ विषम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें तब भी हमें सम संख्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम सम संख्या, ठीक है, सम संख्या का विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तब भी हमें कौन सा प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। सम संख्या का जब विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या, सॉरी, सम संख्या प्राप्त होता है। अर्थात इवन इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, ऑड के साथ, ठीक है, तो हमें कैसा प्राप्त होगा, इवन नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है, इवन नंबर प्राप्त होगा। वैसे ही बात करें तीसरा कि हम दोनों के दोनों संख्याओं को विषम ले लेते हैं। जैसे बात करें, एक पहला हम 3 ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं 5, ठीक है।
ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। तो जब दोनों का गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 15। और 15 एक कैसी संख्या है? तो विषम संख्या। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जब हम दो विषम संख्याओं का गुणा करते हैं, जब दो हम विषम संख्याओं का जब हम दो विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? तो मेरे दोस्त, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। आप कह सकते हैं कि जब वो ऑड का मल्टीप्लाई हम ऑड के साथ करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, ऑड का मल्टीप्लाई जब हम ऑड के साथ करते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है? ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे। ठीक है, ये 3 इधर प्लस वाले और 3 इधर है मल्टीप्लाई वाले, गुणा वाले। तो ये 6 पॉइंट को आप याद रखेंगे कि जब हम सम में सम का मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे हो गया आपका इवन। ठीक है, इवन में जब हम इवन को जोड़ते हैं तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है। जब हम जब ऑड को जोड़ते हैं तब हमें कैसा? इवन नंबर मिलता है। जब हम इवन में हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं तब हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है? ऑड नंबर। यानी सम संख्या प्राप्त होने के लिए दोनों चीज इक्वल होना जरूरी है। जब दो संख्याएं सम हो तो जोड़ेंगे तब सम संख्या, दोनों संख्या विषम हो तो तब भी हमें सम संख्या। लेकिन एक विषम एक सम ठीक है, एक सम एक विषम, तो हमें संख्या कैसा प्राप्त होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग का क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अब आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आज तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और इधर आए तो सम में सम का जब गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। सम में विषम का गुणा करते हैं तो विषम का तब विषम प्राप्त होता है। विषम का विषम के साथ गुणा करते हैं तो विषम। यानी यहाँ पे केवल आपको ये ध्यान देना है कि जब सम का सम यानी दोनों सम सम हो तो सम मिलेगा, दोनों विषम विषम हो तो विषम मिलेगा, और एक सम एक विषम हो तो यहाँ पे सम मिल रहा है। जबकि यहाँ पे एक सम और एक विषम था तो विषम मिल रहा था। यानी ठीक यहाँ पे क्या है? उल्टा है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज क्या क्या सेम है? पहला और दूसरा सेम है। ठीक है, पहला दूसरा सम के साथ सम का गुणा किया, सम मिल गया। ठीक है, विषम का विषम के साथ यहाँ पे प्लस किया तो सम मिल गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्या? विषम के साथ विषम में गुणा किया तो विषम मिल गया। और साथ ही यहाँ सम विषम लेते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है, और यहाँ पे सम विषम लेते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को याद करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब जितना भी हम लोग पढ़े, ठीक है, यहाँ तक जो भी मतलब हम लोगों ने चीज़ पढ़ा उनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं और उसको आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और हम हर क्वेश्चन के लिए आपको समय देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आप खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, यानी रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है। तो इतने सारे ऑप्शन है और उसमें इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और उसमें से चुन करके ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या आपको दिख रहा है। तो पहले संख्या की बात करें, पहला ऑप्शन, तो इसमें 300 है, 300। 300 तो परिमेय संख्या है, ये ठीक है। -7 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो -7 भी एक परिमेय संख्या है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, -7 भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √5 की बात करें तो देखिए मेरे भाई, जहां पर √5 आ गया, ठीक है, √5 आ गया तो √5 क्या परिमेय संख्या रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो यहाँ के बाद क्या चेक करना है? नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। उसके बाद बात करें 400, तो 400 है परिमेय संख्या, क्योंकि 400 अगर इसके बट्टा में 1 लिख देते हैं तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी परिमेय संख्या। -17 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/7 तो 1/7 तो है ही P/Q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 0.535 दिन और यही डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो रहा है? 5 और 3 और 5 3 का रिपीटिशन हो रहा है, यानी इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या भी आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब आता है 0.267। मैंने पहले भी बोला था कि जब शांत दशमलव हम लोग पढ़ रहे थे, तो शांत दशमलव में मैंने क्या बोला था कि जब कोई संख्या एक निश्चित संख्या के बाद जाने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो उस संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। और भिन्न में बदलने का मतलब कि वो संख्या अगर P/Q के रूप में अगर आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि सारा का सारा एग्जाम्पल आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ओनली 900, क्या केवल 900 ही एक परिमेय संख्या है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी संख्या है। इसमें आता है तो देखिए यहाँ पे आपको पाई मिल जाएगा, और पाई एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे पाई दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब ये संख्या एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, और इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या बताना है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में √2 के पावर √3 है, और √3 अगर यहाँ पे है तो देखिए √3 है तो क्या √3 कभी रूट से बाहर आ सकता है, तो नहीं, क्योंकि √3 एक अपने आप में कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी के पावर में अपरिमेय संख्या आ जाए ना, कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर में हम किसी अपरिमेय संख्या को रख देते हैं तो वो पूरा का पूरा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या में नहीं आएगा। दूसरी बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई संख्या और उसके पावर में √2 है, और √2 भी एक कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो जब ऊपर में अपरिमेय संख्या है पावर में, तो ये संख्या कैसा होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, आपको परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे √3 है, इसके पावर में कितना है, √4, तो √4 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, यानी उसको √4 का वैल्यू कितना होता है, यानी वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 हम रखेंगे तो यहाँ पे √3 है, और √3 के पावर जब हम 2 रखते हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी 3 एक कैसी संख्या है, तो एक आपका रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1, और 3/1 का मतलब p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चौथे की बात करें तो यहाँ भी एक संख्या है जिसके पावर में क्या है, √6, और √6 को हम कभी भी रूट से बाहर नहीं कर सकते। यही रीजन है कि ये संख्या भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला का आंसर आपको समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर ध्यान दें एवं बतावे कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, पर ये प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होता है, और चौथा है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको डायग्राम से बना करके दिखाया था, और ऐसे भी मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, ये सबको मैंने बताया कि कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या में आती है। तो सबसे बड़ा होता क्या है ना, कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। कौन सा होता है, वास्तविक संख्या, और इस वास्तविक संख्या में सभी संख्याओं को समाहित कर दिया जाता है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। ठीक है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। वास्तविक संख्या को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, आपको याद होगा, उसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका दशमलव और पूर्णांक भी पढ़ा, अर्थात इंटीजर भी पढ़ा। फिर इंटीजर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, आपका धनात्मक और ऋणात्मक। आगे चल के हम लोगों ने वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा था, एक संख्या था आपका परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी आप देखें क्या, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं देखिए एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन दोनों को दोनों किस में आ जाते हैं, आपके वास्तविक संख्या में आ जाता है। तो पहला अगर ऑप्शन पढ़े तो इसमें दिया कि सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होता है, और ध्यान रखेंगे कि इसमें नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया था, आपको याद होगा, यानी नेचुरल नंबर भी किस में आ जाता है, आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी वास्तविक संख्या में ही आ जाता है। नेचुरल नंबर किस में आता है, आपका वास्तविक संख्या में। प्राकृतिक संख्या, तो अब ये बताइए कि कह रहा है पहला कि सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या, क्या सभी का सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या किस में आ जाते हैं, वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, पहला सही है। सॉरी, मैंने ऑप्शन इसमें देना वैसे उस तरीके से मैं भूल गया। ठीक है, एक सेकेंड में ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ। ए, बी, सी और डी, इसमें है 1 और 3, एक सेकेंड, 1 और 3, इसमें 2 है और 4 है, इसमें है आपका ओनली ऑप्शन 3, और इसमें है आपका ऑप्शन 1, 3 एंड 4। ठीक है, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये सभी ऑप्शन, मतलब इतने सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 दोनों सही है, 2 और 4 दोनों सही है, या तो केवल ऑप्शन 3 सही है, या फिर 1, 3 और 4 तीनों का तीनों सही है। तो देख लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक का मतलब होता है कि सारा का सारा वास्तविक संख्या। क्या सारा का सारा वास्तविक संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या में आ सकता है? ये छोटे वाले दायरे में क्या ये बड़ा वाला कभी दायरा आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, न कि सारे के सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इस तरीके से ये कथन क्या हो गया, आपका गलत हो गया।
दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया था, एक डेसिमल में और एक आपका इंटीजर में, ठीक है, यानी पूर्णांक में। तो आपने क्या देखा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं पूर्णांक भी। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक यही तो है इंटीजर, सारा का सारा, यानी सारे के सारे पूर्णांक किसमें आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। तो ये भी तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथे की बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, सही बात है। पूरा का पूरा परिमेय संख्या किसमें आ जाते हैं, वास्तविक संख्या में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इन दोनों प्रश्नों को, ठीक है। आपका पहला प्रश्न क्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एक्स होगा, ठीक है। x एक कैसी संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रूट एक्स एक होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, या फिर परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बताइए। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि x एक प्राकृतिक संख्या है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याएं आती है। ये प्राकृतिक संख्या की बात करें तो अगर x एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक के बीचों की संख्या ही कोई होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो कह रहा है कि रूट अगर x की बात करें, तो अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट में अगर हम 1 को ले लेते हैं, ठीक है, रूट को 1 में सॉरी 1 को लेंगे तो कोई वैल्यू अंतर ही आना है, ठीक है, तो यानी 1 का 1 आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी दूसरे संख्या को रखते हैं, 2 की बात करें, अगर हम रूट में 2 को रखते हैं तो क्या ये रूट से कभी 2 बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अगर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हमें कैसा संख्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही हम रूट में x के जगह पे अगर 4 को ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 4 को ले लेते हैं तो हमें संख्या देखते हैं कि रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और 2 एक कैसी संख्या है, तो 2 आप कहेंगे एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जब यदि अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका रूट में अगर वैल्यू पूछ रहा है कि रूट x क्या हो सकता है, तो हम देख रहे हैं कि रूट में जब हम x का एक बार 2 रख रहे हैं तो अपरिमेय संख्या मिलता है, जब रूट में 4 रखते हैं तो उसमें परिमेय संख्या मिलता है। यानी इस x का वैल्यू अगर हम दो अलग अलग चेंज करते हैं तो हमें दोनों अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर पहला ऑप्शन चेक करें कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, क्या ये जरूरी है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा आपको, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या तो हमको मिल रहा है, साथ ही साथ एक हमें अपरिमेय संख्या भी मिल रहा है। तो अगर ये कहता है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा, तो ये तो कथन गलत है ना, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि केवल और केवल केवल और हमें क्या कैसा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, इसमें कह रहा है कि केवल और केवल अपरिमेय संख्या, हालांकि ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो वो कह रहा है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों प्राप्त होगा, ठीक है, यानी परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आखिर हम x का वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता ही नहीं कि x का वैल्यू हम क्या रखें। इसलिए हम अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो x का जो वैल्यू है 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई भी संख्या रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि x का वैल्यू यही लेना है। अगर ये चीज डिसाइड कर दे कि x का वैल्यू आप यही लेंगे, तब हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि उसका वैल्यू या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा, दोनों में से क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब, जब आपको ये पता रहे कि x का वैल्यू क्या रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज पता नहीं है, इसलिए हम दोनों वैल्यू रखेंगे,
तो एक आपको मिला परिमेय संख्या और दूसरा मिला परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि ऑड में जब किसी इवन से गुणा करते हैं फिर उसका ऑड से गुणा कर देते हैं तो हमें एक ऑड संख्या मिलता है। कहने का मतलब है जब हम किसी विषम संख्या में सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, तीनों का जब आपस में गुणा करते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे हम पहला लेते हैं कि पहला विषम संख्या हम एक ले लेते हैं और दूसरा कह रहा है सम संख्या, तो दो सम संख्या के रूप में दो ले लेते हैं। ठीक है, और फिर एक उसी संख्या कोई विषम संख्या ले लेते हैं, यानी 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 एकम 6, आपको क्या मिला 6, और 6 कैसी संख्या है, आपका सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। कैसा संख्या, इवन नंबर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है कैसा, सम संख्या, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। वैसे ही दूसरे की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं और फिर उसके साथ कोई एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ऑड नंबर कोई हम एक ले लेते हैं और फिर अगला 3 ले लेते हैं। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि 3 लेंगे, 1 भी ले सकते थे, दोनों के दोनों हम अलग अलग ले लेते हैं क्योंकि दोनों के दोनों विषम संख्या है। 3 और 1 4, और उसमें कोई एक सम संख्या जोड़ देते हैं, जैसे हम 2 को जोड़ दिए तो 3 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 6 मिल रहा है, और 6 कैसी संख्या है, तो ये भी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। कौन सा नंबर, इवन नंबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी विषम संख्या कह रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर हमको मिल ही नहीं रहा है, मिलना चाहिए सम, ये दे रहा है कि ऑड, तो ये कथन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ये कह रहा है कि जब किसी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं और उसमें से यदि किसी सम संख्या को घटा देते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त